पूंजीगत वस्तु जो है वो एक तरीके की अंतिम वस्तु होती है। सबसे पहली बात तो जिसका यूज़ कौन करता है, जिसका यूज़ जो है उत्पादक करता है। उत्पादक, पूंजीगत वस्तुओं का यूज़ उत्पादक करता है, पूंजीगत वस्तु का यूज़ उपभोक्ता नहीं करता है। ये बात आपको जो है ध्यान में रखनी है। अब होती क्या है ये, इसके सबसे पहले हम जो है अर्थ की बात करते हैं। तो आपको लिखना है कि वह वस्तुएं जो उत्पादन की प्रक्रिया में क्या होती हैं, वह वस्तुएं जो उत्पादन की प्रक्रिया में लंबे समय तक चलती हैं। लंबे समय तक चलती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो कहते हैं पूंजीगत वस्तुओं के नाम से हम उसको जानते हैं। और मैंने ये बोला था कि भाई पूंजीगत वस्तुओं के लिए इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसको इसको फुलफ़िल करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहली जो इसकी विशेषता होती है, इनका जो मूल्य होता है वो होता है उच्च मूल्य की जो है ये वस्तुएं होती हैं। ठीक है, दूसरा जो है इसका जो फीचर होता है वो होता है कि ये जो उत्पादक की जो है ना, ये उत्पादक की जो है स्थिर परिसंपत्तियाँ होती हैं। स्थिर परिसंपत्तियाँ क्या होती हैं, स्थिर परिसंपत्तियाँ, ये आपको समझना है आज, स्थिर परिसंपत्तियाँ क्या होती हैं। और तीसरा मैंने आपको ये बताया था कि इनका उपयोग करने से क्या होता है, इनका उपयोग करने से मूल्यह्रास होता है। ये क्या होता है, तो मूल्यह्रास समझेंगे। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, जैसे कि मशीन इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये स्थिर परिसंपत्तियाँ जो है ये क्या होती है। इंग्लिश में हम इसको जो है फिक्स एसिड के नाम से जानते हैं। तो फिक्स एसिड जो हैं उत्पादक के कौन से होते हैं, तो आप ये कह सकते हो फिक्स एसिड का मतलब होता है हमारी प्रॉपर्टी, हमारी संपत्ति। अगर हम फिक्स एसिड की बात करें तो फिक्स एसिड का मतलब क्या है, फिक्स एसिड का मतलब है हमारी प्रॉपर्टी। ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी, इनकी जो लागत होती है ना, वो क्या होती है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, उच्च वैल्यू होती है इनकी। ठीक है, उच्च मूल्य, उच्च कीमत कह सकते हो, या हाई वैल्यू, हाई कॉस्टिंग कह सकते हो, उसको हम कहते हैं फिक्स एसिड। जिनकी कॉस्टिंग सस्ती होती है वो फिक्स एसिड नहीं होते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू हाई होगी और ये उत्पादक की प्रॉपर्टी होगी। उत्पादक का इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, उत्पादक का इस पे जो है पूरा का पूरा कंट्रोल होगा, पूरा का पूरा नियंत्रण होगा। वो जैसा चाहता है बिल्कुल वैसे का वैसा ही होगा। अपने अकॉर्डिंगली वो उसको बेचना चाहता है, जैसा चाहता है वैसा होगा। अब जो है ये तो था वे फिक्स एसिड क्या होते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है कि इनका उपयोग करने से मूल्यह्रास होता है। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है आपका, पहले तो आपको पूंजीगत वस्तु को समझना था। पूंजीगत वस्तु क्या होती है, एक उत्पादन की प्रक्रिया में लंबे समय तक चलती हैं। इस लाइन का क्या मतलब कि अगर एक बारी उत्पादक इनको खरीद ले तो एक बारी खरीदने के बाद अगले 10-15 सालों तक की छुट्टी हो जाती है, वो बार बार इन वस्तुओं को नहीं खरीदता। जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई एक टेलर की दुकान है, मान लीजिए एक टेलर की दुकान है जो कपड़े सिलता है। तो वो क्या करा, मान लो उनने जो है अपनी एक दुकान ओपन कर ली, एक शॉप ओपन कर ली। अब उसमें जो है 4 सिलाई मशीन वो लेकर आ गया, 4 सिलाई मशीन जो है वो लेकर आ गया। एक मशीन जो है मान लो 10,000 रुपये की है। ठीक है, और वो 4 खरीद के लिए आया 40,000 रुपये की, जिससे कपड़े सिलते हैं सिलाई मशीन। हमारे घर के आसपास भी खुली रहती हैं, टेलर की दुकान होती है। तो अब एक बारी बेटा वो दुकान खुल गई, 4 मशीनें वो ले आया, तो भाई रोज वो मशीनें थोड़ी ना खरीद के लाएगा। अब उन 4 मशीनों की मदद से वो बार बार क्या करता रहेगा, उन्हीं से कपड़े सिलता रहता है, बार बार उन्हीं से ही वो उत्पादन करता रहता है। तो वो मशीन उसके लिए क्या है, वो मशीन उसके लिए फिक्स एसिड है। बट हर फिक्स एसिड की एक लाइफ होती है, हर फिक्स एसिड का
एक जीवन काल होता है, ठीक है, एक लाइफ होती है, मतलब कि हर मशीन एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक चलती है, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल। तो मान लीजिए इनकी जो सिलाई मशीन की जो वैल्यू है वो मान लीजिए 10 साल है, ठीक है। तो मतलब कि 10 साल बाद ये मशीन ख़राब हो जाएगी, और ये हर चीज़ों में होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक स्कूटी ले ली आज, स्कूटी मैंने ले ली 50,000 रुपये की, ठीक है। 6 अप्रैल 2022 को मैंने एक स्कूटी ले ली 50,000 रुपये की। तो क्या आज से 10 साल बाद जब 6 अप्रैल 2032 आएगा तो क्या ये 50,000 रुपये की रहेगी? नहीं, ये 50,000 रुपये की नहीं रहेगी। मान लीजिए इसकी वैल्यू जो है 10,000 रुपये हो गई आज से 10 साल बाद। या मान लीजिए हम मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं, तो मान लीजिए मैंने जो है 15,000 रुपये का एक फ़ोन ले लिया मैंने सैमसंग का आज 6 तारीख को, 6 अप्रैल 2022 को। तो क्या आज से 5 साल बाद जब 6 अप्रैल 2027 आएगा क्या ये फ़ोन 15,000 का रहेगा? नहीं, इसकी वैल्यू तो मान लीजिए 3,000 रुपये रहेगी या 4,000 रुपये कुछ रहेगी। इनकी वैल्यू डाउन होती जा रही है। जो भी फिक्स एसेट होते हैं, समय के बीत जाने के कारण या और भी कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से जो फिक्स एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू में जो है कमी आती है। तो उसी कमी का आना क्या कहलाता है? उसी कमी का आना जो है मूल्यह्रास कहलाता है। तो हमारे जो टॉपिक का नाम है ये है मूल्यह्रास क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो आपको जो है ये समझना है कि भाई ये जो मूल्यह्रास होता है ना, सबसे पहली बात तो इसके ना 4 नाम हैं। जैसे हमारे होते हैं ना, एक घर का नाम होता है, एक बाहर का नाम होता है, कल्लू मल्लू हमारे भी होते हैं, तो ऐसे इसके भी नाम है। पहला नाम है इसका मूल्यह्रास, दूसरा इसका नाम है घिसावट, तीसरा इसका नाम है अचल पूंजी का उपभोग, और चौथा इसका जो नाम है वो है स्थिर पूंजी का उपभोग। ये आपको चारों के चारों ध्यान रखने हैं, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो मूल्यह्रास नहीं लिख के आता, अचल पूंजी का उपभोग, स्थिर पूंजी का उपभोग ये लिख के आता है न्यूमेरिकल के अंदर, और बच्चा यही देखता रहता है कि भाई मूल्यह्रास कहाँ पे लिखा हुआ है, मूल्यह्रास, और दिया होता है अचल पूंजी का उपभोग, स्थिर पूंजी का उपभोग, तो वो सोचता है मूल्यह्रास दिया हुआ ही नहीं है, तो वो उसकी जगह 0 पुट कर देता है और गलत हो जाता है। तो भाई सबसे पहली बात तो मूल्यह्रास, घिसावट, अचल पूंजी और स्थिर पूंजी ये सब एक ही चीज़ें हैं, ये इसी के ही नाम है, डेप्रिसिएशन के 4 नाम होते हैं, ठीक है। नहीं भाई टूट फूट नहीं हो सकता इसका नाम जो है केवल मूल्यह्रास, घिसावट, अचल पूंजी और स्थिर पूंजी जो मैंने लिखा है बस वही होते हैं, इसके अलावा और कोई भी इसका नाम जो है नहीं होता, टूट फूट इसका नाम जो है नहीं होता है। अब ये है क्या, इसके ज़रा हम अर्थ की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि जब हम फिक्स एसेट को यूज़ करते हैं, ये बेटा केवल फिक्स एसेट पे ही लगता है, जब हम स्थिर परिसंपत्तियों का उपयोग करते हैं तो क्या होता है? तो जो है 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखनी है। तो जो है या तो उसके अंदर कोई सामान्य टूट फूट हो सकती है उसके अंदर, या दूसरा आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सामान्य टूट फूट हो सकती है या 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सामान्य टूट फूट, या इसके अंदर जो है आकस्मिक हानि, या तीसरा जो है जो आपको ध्यान रखना है, इसको कहते हैं प्रत्याशित अप्रचलन, ठीक है। प्रत्याशित अप्रचलन, आकस्मिक हानि, सामान्य टूट फूट, या एक और लिख लो समय का बीत जाना, ठीक है, समय का बीत जाना। इन 4 रीज़न की वजह से क्या होता है? इन 4 रीज़न की वजह से जो भी मेरा फिक्स एसेट होता है उसकी वैल्यू में क्या आ जाती है? उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। इसके और इसके, इन चारों के वजह से क्या होता है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन 4 की वजह से
इन चार कारणों से स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में जो कमी आती है उसे मूल्यह्रास कहते हैं या घिसावट कहते हैं या अचल पूंजी का उपभोग या स्थिर पूंजी का उपभोग, कुछ भी कह सकते हो। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये प्रत्याशित अप्रचलन, समय का बीत जाना। सिंपल सी बात है भाई, किसी भी चीज़ को मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे फ़ोन है, आज लिया 5 साल बाद समय बीत रहा है, यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो उसको कहते हैं समय का बीतना। टूट फूट हो सकती है कुछ भी, चाहे कोई भी फिक्स एसेट हो, फ़ोन हो, स्कूटी हो, मशीन हो, या कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है प्रत्याशित अप्रचलन, ये आपको ज़रा यहाँ पे समझना है। इन चारों रीज़न की वजह से फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आ रही है और उस कमी को ही मूल्यह्रास कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है, ये प्रत्याशित अप्रचलन जो है ये क्या होता है, ये समझिए ज़रा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत बारी आता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो अप्रचलन होता है ना, अप्रचलन ये 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला जो होता है इसको हम कहते हैं प्रत्याशित, और दूसरा जो होता है इसको हम कहते हैं अप्रत्याशित। एक होता है प्रत्याशित और एक होता है अप्रत्याशित, ठीक है। पहले बात तो अप्रचलन का मतलब क्या होता है? अप्रचलन का मतलब होता है ऑब्सोलेंस, ठीक है। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलेंस का मतलब ये है कि भाई इसकी वजह से फिक्स एसेट जो है उसकी वैल्यू में कमी आएगी, ठीक है। ऑब्सोलेंस का मतलब है उसकी फिक्स एसेट की वैल्यू में जो है कमी आएगी। अब वो कमी किस वजह से आएगी? एक है प्रत्याशित और एक है अप्रत्याशित। तो प्रत्याशित का मतलब क्या होता है और अप्रत्याशित का मतलब क्या होता है, ये समझिए। प्रत्याशित की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। पहला जो आता है इसके अंदर वो आता है मांग में परिवर्तन, और दूसरा जो होता है वो होता है इसके अंदर तकनीक में परिवर्तन, ठीक है। मांग में परिवर्तन और तकनीक में परिवर्तन, ये 2 चीज़ें। प्रत्याशित का मतलब क्या होता है? प्रत्याशित का मतलब होता है एक्सपेक्टेड, ठीक है। और अप्रत्याशित का मतलब क्या होता है? अप्रत्याशित का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड। मैंने बोला ऑब्सोलेंस का मतलब क्या है, अप्रचलन का मतलब क्या है कि मैंने बोला कि भाई इससे जो है फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आएगी। अब वो जो कमी आएगी वो एक्सपेक्टेड भी हो सकती है, वो अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती है, वो कोई सी भी हो सकती है। अब एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक उत्पादक हूँ, मेरे पास मशीन है, तो भाई मेरे को पता है कि भाई ये चीज़ होनी है। भाई मेरे को पता है कि डिमांड चेंज होती रहती है और टेक्नोलॉजी में भी चेंज आता रहता है, वो चीज़ मेरे को पता है। तो जब डिमांड में चेंज होने की वजह से और तकनीक में चेंज होने की वजह से जब कोई मशीन की वैल्यू में कमी आती है तो उसको तो कहते हैं प्रत्याशित। जैसे कि मान लीजिए, तकनीक का मैं एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक मशीन है हमारे पास, वो मशीन पहले जो है मान लीजिए ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाती थी, ब्लैक एंड वाइट टीवी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अब ब्लैक एंड वाइट टीवी कौन देखता है? अब तो कोई भी नहीं देखता। अब तो जो है वो जो मशीन है वो कलर टीवी नहीं बनाती थी, वो केवल ब्लैक एंड वाइट ही बनाती थी। तो भाई अब वो जो मशीन ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाती थी उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, पहले जो है डब्बे वाले टीवी चलते थे, अब तो दीवार वाले चल रहे हैं, एलसीडी है, एक से एक स्लिम टीवी आ रहे हैं आजकल तो। अब वो और डब्बे वाले तो बंद हो गए, अब बॉक्सेस वाले। तो मान लो कोई मशीन, पहले वो डब्बे वाले बॉक्सेस जो होते थे पुराने ज़माने के वो बनाती थी, लेकिन वो मशीन एलसीडी वाले नहीं बना पा रही, वॉल वाले नहीं बना पा रही, तो उसकी वैल्यू में कमी आ गई टेक्नोलॉजी की वजह से। तो वो क्या कहलाएगा? प्रत्याशित या चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड का मतलब है, मान लीजिए एक मशीन है जो पहले रबड़ के जूते बनाती थी,
रबड़ के जूते, लेकिन अब लोगों की डिमांड चेंज हो गई। अब जो है लोगों को रबड़ के नहीं, अब लोगों को चमड़े के जूते पसंद आते हैं। हर चीज़ आजकल लोगों को चमड़े की चाहिए, जैकेट भी, जूते भी, बेल्ट भी, पर्स भी, हर चीज़ आजकल चमड़े का ही चाहिए लोगों को। तो जो मशीन रबड़ के जूते बनाती थी उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों की डिमांड चेंज हो गई। तो अगर मैं एक उत्पादक हूँ तो मुझे पता है कि भाई डिमांड चेंज होती रहती है, डिमांड चेंज होती रहती है और टेक्नोलॉजी में चेंज आता रहता है। मैं भेजूंगा केशव, ही आपको शीट भेज दूंगा भाई। डिमांड चेंज होती रहती है और टेक्नोलॉजी में चेंज आता रहता है। तो वो क्या होता है? वो होता है प्रत्याशित। लेकिन अप्रत्याशित क्या है? जो मुझे पता ही नहीं है कि भाई इस चीज़ की वजह से भी मेरे फिक्स एसिड की वैल्यू के अंदर जो है अप्रत्याशित का मतलब मैं उत्पादक हूँ, लेकिन भाई मुझे नहीं पता था कि इसकी वजह से भी मेरा फिक्स एसिड जो है वो ख़राब हो जाएगा। जैसे कि लाइक कोई भी जो है प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई भी प्राकृतिक आपदा जो है आ गई। प्राकृतिक आपदा के अंदर जो है लाइक बाढ़ है, भूकंप है, बाढ़ भूकंप कुछ भी आ गया। जैसे मान लो भूकंप आ गया, ठीक है, सब कुछ तहस नहस हो गया, बिल्डिंग की बिल्डिंगें गिर गई, इंडस्ट्री की इंडस्ट्रियाँ गिर गई, तो भाई सब खराब है, कचरा हो गया, सब तो मलबा है सब। अब तो ख़त्म, मशीन की वैल्यू डाउन हो गई। तो इसकी वजह से, या आर्थिक मंदी आ जाए, आर्थिक मंदी। अब मंदी क्या होती है? तो मंदी क्या होती है ये तो बताने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम इस जनरेशन के हो चुके हैं। हमने देशबंदी, घरबंदी, तालाबंदी, नोटबंदी सब देख लिए, ठीक है। तो जो है आर्थिक मंदी क्या होती है ये तो अब आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते ही हैं, जो 2020 में आई है कोविड की वजह से, ठीक है। जब क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था के अंदर सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो जाती हैं, जब अर्थव्यवस्था के अंदर मांग जो है जब वो कम हो जाती है बहुत ही ज़्यादा, लोग वस्तुओं और सेवाओं को बाय नहीं करते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। और उनके पास पैसे क्यों नहीं होते? क्योंकि काम नहीं होता। और काम क्यों नहीं होता? क्योंकि डिमांड नहीं होती इकोनॉमी के अंदर। तो एक बहुत ही भयानक जाल जो है अर्थव्यवस्था के अंदर बन जाता है। तो अच्छे अच्छे बिजनेस ठप हो गए, बंद हो गए, ऐसे बंद हुए आज तक खुले ही नहीं है मंदी के कारण। तो भाई जो टिक गया कोविड के टाइम पे वो टिक गया, जिनका ताला बंद हो गया उनका ताला बंद हो ही गया, आज तक वो खुले नहीं हैं, अभी तक रिकवरी नहीं हुए। तो ये एक, अब किसी को पता थोड़ी था ऐसा कुछ हो जाएगा कि ज़िंदगी में एक कीटाणु आएगा और सब कुछ नष्ट कर जाएगा। किसी को नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। किसी ने सोचा ही नहीं था कि कभी मुंह पे मास्क लगाना पड़ेगा, हाथ घर के अंदर आने से पहले धोने पड़ेंगे, ये किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था ऐसा। तो भाई ये तो भाई अनएक्सपेक्टेड है। तो जब इसकी वजह से वैल्यू में कमी आ रही है, इसकी वजह से भी वैल्यू में कमी आ रही है और इसकी वजह से भी वैल्यू में कमी आ रही है, लेकिन आपको जो ध्यान से समझना है वो क्या समझना है कि अगर इसकी वजह से वैल्यू में कमी आ रही है प्रत्याशित की वजह से, तो उसको तो हम क्या कहते हैं? उसको तो हम कहते हैं मूल्य ह्रास। और अगर इसकी वजह से वैल्यू में कमी आ रही है तो भाई वो चीज़ मूल्य ह्रास नहीं कहलाता। वो चीज़ जो है उसको हम जो है पूंजीगत हानि के नाम से जानते हैं, कैपिटल लॉस कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है कि भाई मूल्य ह्रास और पूंजीगत हानि में क्या अंतर होता है, ये बता भाई। पूंजीगत हानि में क्या अंतर होता है, इसमें अंतर आता है एग्ज़ाम में। तो आप ये तभी लिख सकते हैं जब ऊपर की बकवास आपको अच्छे से समझ में आई है कि भाई मूल्य ह्रास जो है ना वो तो प्रत्याशित अप्रचलन की वजह से होता है, जिसके अंदर चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी आती है। जबकि पूंजीगत हानि जो है ना वो अप्रत्याशित अप्रचलन के कारण होता है, जिसके अंदर प्राकृतिक आपदा या आर्थिक मंदी को शामिल किया जाता है। इसकी वजह से जब कमी आती है तो वो कैपिटल लॉस कहलाता है, और इसकी वजह से जब कमी आती है प्रत्याशित की वजह से जिसमें चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी है, तो वो चीज़ मूल्य ह्रास कहलाती है। तो इन दोनों के अंदर कई बारी डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। मूल्य ह्रास के ऊपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। अब इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं मूल्य ह्रास
आरक्षित कोष। अब ये क्या दिक्कत है, मूल्यह्रास आरक्षित कोष, ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। मैंने बोला भाई हर मशीन की एक लाइफ होती है, जैसे इंसान की लाइफ होती है कि भाई इतना जिएगा 50 साल 60 साल, तो मशीन की भी भाई एक लाइफ होती है 10 साल 15 साल, कितनी जिएगी ये मशीन। तो मान लीजिए एक मशीन है जिसकी वैल्यू जो है 10 लाख रुपए है, ठीक है, 10 लाख रुपए, और इसकी जो लाइफ है, इसका जो जीवन काल है वो जो है वो है 10 साल, ठीक है, 10 साल। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब हिंदी में अगर बिल्कुल बात करें शुद्ध हिंदी में तो इसको कहते हैं कबाड़ी का भाव, कि भाई जब 10 साल बाद मशीन पूरी ख़राब हो जाएगी तो कबाड़ी इसके कितने पैसे देगा। तो अभी हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं ये 0 है, कि भाई 10 साल बाद ये कुछ नहीं है, ख़राब है, कोई पैसे नहीं मिलेंगे इसके, 0। कुछ भी हो सकती है, 1000 2000 3000 कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं अभी आपकी कैलकुलेशन के लिए इसको ईजी कर रहा हूँ। तो एक फॉर्मूला होता है मूल्यह्रास का, एक फॉर्मूला होता है मूल्यह्रास का। क्या होता है ये होता है आपका मशीन की लागत, मशीन की कॉस्टिंग जितने रुपए की भी है, माइनस स्क्रैप वैल्यू और अपॉन में मशीन का जीवन काल। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम आएगा न्यूमेरिकल में भी। तो भाई मेरी मशीन की लागत कितनी है, 10 लाख रुपए। अभी मैंने स्क्रैप वैल्यू 0 मान ली और न्यूमेरिकल में भी हमें 0 ही देखने के लिए मिलेगी। जीवन काल मैंने कितना मान लिया, 10 साल। किसका फॉर्मूला है ये, मूल्यह्रास निकालने का फॉर्मूला है, डेप्रीसिएशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये कितना हो जाएगा, 10 लाख 3 4 5 अपॉन में 10, तो एक 0 से एक 0 कट गई, तो आंसर कितना आया, आंसर आया 1 लाख रुपए। ये क्या आया, 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए आया डेप्रीसिएशन मूल्यह्रास। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मशीन है ना, ये जो मशीन थी मेरी 10 लाख रुपए की, हर साल जैसे जैसे मैं इसका यूज़ करूँगा, टूट फूट होगी, समय बीतेगा, प्रत्याशित अप्रचलन, जितने भी मैंने आपको रीज़न बताए थे, हर साल इसकी वैल्यू में कमी आएगी। 1 साल बाद 9 लाख की हो जाएगी, 2 साल बाद 8 लाख की, फिर 7 लाख की, फिर 6 लाख की, और ऐसा एक टाइम ऐसा आएगा 1 लाख के 10वें साल 1 लाख, और फिर 0 हो जाएगा, सिलवटे सन्नाटा 0। तो भाई 10वें साल बाद तो ये मशीन ख़राब है, और अगर ये मशीन ख़राब हो गई 10 साल बाद, मेरा काम तो इसी से ही चलता है, वस्तु का उत्पादन तो मैं इसी से ही करता हूँ, तो फिर तो उत्पादन कैसे करूँगा मैं, उत्पादन रुक जाएगा वस्तु का। तो भाई फिर तो मशीन चाहिए, मशीन नहीं चाहिए, फिर से 10 लाख रुपए चाहिए भाई एक नई मशीन के लिए। फिर अगेन मेरे को कितने पैसे चाहिए, फिर अगेन मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए। तो हो सकता है आपके पास 10 साल बाद अगर 10 लाख रुपए नहीं हुए तो क्या होगा, आप खुद सोचो। अगर जो है कबाड़ी का भाव कहते हैं, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू को भी कबाड़ी का भाव जो है ध्यान रखिए, अपशिष्ट मूल्य भी कह सकते हो, अपशिष्ट मूल्य ये भी लिख सकते हो अगर कबाड़ी का भाव ना लिखना चाहो स्क्रैप वैल्यू को। तो भाई आप खुद सोचो, अगर 10 साल बाद आपके पास 10 लाख रुपए नहीं हुए इकट्ठे, तो भाई फिर आप क्या करोगे, फिर तो संकट की स्थिति आ जाएगी, प्रोडक्शन रुक जाएगा, उत्पादक का उत्पादन ही नहीं हो पाएगा, वस्तुओं सेवाएं नहीं बनेगी, तो ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी, खाली बैठे रहेंगे बंदे, फिर कुछ होगा ही नहीं। तो इस संकट की स्थिति से बचने के लिए उत्पादक के पास एक जुगाड़ है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मूल्यह्रास आरक्षित कोष। मूल्यह्रास आरक्षित कोष ये क्या है, ये है कि उसको पता है कि ये मशीन 10 साल बाद जो है भाई 0 हो जानी है, और 10 साल बाद मेरे को 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मेरे पास 10 साल बाद 10 लाख रुपए नहीं हुए तो मेरा प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो इससे बढ़िया है मैं हर साल क्या करता हूँ, एक कोष बना लेता हूँ, एक फंड बना लेता हूँ, एक रिजर्व बना लेता हूँ, जिसमें मैं हर साल क्या करता हूँ, एक लाख रुपए मैं डालता रहता हूँ। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब 10वां साल आएगा तो मेरे पास ऐसे, जब मैं 1 लाख रुपए इकट्ठे कर दूंगा तो 10वें साल में मेरे पास 10 लाख रुपए होंगे, और ये मशीन जब ख़राब हो जाएगी तो मेरे पास 10 लाख रुपए मेरे पास जमा होंगे, और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा उत्पादन नहीं रुकेगा, मैं इस 10 लाख रुपए का यूज़ नई मशीन को क्रय करने के लिए कर सकता हूँ। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मूल्यह्रास आरक्षित कोष, जो कि
जो कि उत्पादक क्या करता है, जो कि जो है उत्पादक, इसको कहते हैं उत्पादक जो है पुनः स्थापन निवेश, पुनः स्थापन निवेश के लिए, पुनः स्थापन निवेश के लिए रखते हैं, उसको हम कहते हैं। पुनः स्थापन का मतलब क्या होता है, पुनः स्थापन का मतलब क्या होता है कि जब मशीन ख़राब हो जाएगी 10 साल बाद, जब मशीन ख़राब हो जाएगी तो मुझे उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। पुनः स्थापन का मतलब रिप्लेसमेंट। तो जो उत्पादक हर साल 1-1 लाख रुपए बचा रहा है, सिर्फ फंड में रख रहा है, तो 10 साल बाद उस मशीन के रिप्लेस की जगह जो नई रिप्लेस के लिए हम मशीन लेकर आएंगे, उसके लिए जो पैसे बचा के रखता है, उस पैसे को या उस कोष को मूल्यह्रास आरक्षित कोष के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक आपने बेटा सिर्फ इतना पढ़ा है, मूल्यह्रास क्या होता है, मूल्यह्रास आरक्षित कोष क्या होता है, प्रत्याशित अप्रत्याशित में क्या डिफरेंस होता है, मूल्यह्रास और पूंजीगत हानि में क्या अंतर होता है, और स्थिर परिसंपत्तियां किसको कहते हैं। अगले जो मुद्दे का नाम है ये है भाई निवेश क्या होता है, निवेश किस चीज़ को कहते हैं, या इसको ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी अगर आप को आगे लेते हैं तो निवेश क्या होता है। निवेश को ही आपको सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि भाई निवेश को ही ना पूंजी निर्माण कहते हैं। क्या कहते हैं निवेश को, निवेश को ही जो है पूंजी निर्माण कहते हैं। पूंजी निर्माण और निवेश एक ही चीज़ होती है। इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, या कैपिटल फॉर्मेशन कह लीजिए, कैपिटल फॉर्मेशन कह लीजिए, ये एक ही चीज़ होती है। अब ये है क्या, ये समझिए। ये कह रहा है, इसके आप दो तरीके से समझ सकते हो इसके अर्थ को। ये कह रहा है कि पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को पूंजी निर्माण कहते हैं। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को पूंजी निर्माण कहते हैं। ये होता है आपका निवेश या पूंजी निर्माण, ठीक है। या आप जो है, आवाज़ नहीं आ रही हीना, तो भैया वहाँ तो क्लिक करो हीना, तभी तो आएगी आवाज़। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को पूंजी निर्माण कहते हैं। तो अब जो है, या आप इसका दूसरा वर्ड ये भी समझ सकते हो, इसके लिए आपको जो है, जो मैंने आपको बताया था, या आप ये भी कह सकते हो, कि क्या कहते हैं, पूंजीगत वस्तु मैंने आपको बताई थी, पूंजीगत वस्तुओं में वृद्धि को पूंजी निर्माण कहते हैं। पूंजी निर्माण कहते हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका बेटा सीधा सीधा लिंक है पूंजीगत वस्तुओं से, ठीक है। अगर आपको पूंजीगत वस्तुएं समझ में आ गई तो आपको सारी बात समझ में आ गई। देखो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक उत्पादक है, ठीक है, एक उत्पादक है जिसका नाम है शिवम, ठीक है। ये एक उत्पादक है, इसका नाम शिवम है। सबसे पहले आपको तो ये ध्यान रखना है कि भाई लेखा वर्ष जो है क्या होता है। लेखा वर्ष जो है ये बेटा शुरू होता है 1 अप्रैल से और क्लोज हो जाता है 31 मार्च को। एक होता है लेखा वर्ष और एक होता है कैलेंडर ईयर। जो कैलेंडर ईयर होता है वो हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, वो कैलेंडर ईयर होता है। जितने भी ऑफिशियल वर्क्स होते हैं वो कैलेंडर ईयर पे नहीं चलते, वो लेखा वर्ष पे चलते हैं। इनका जो हैप्पी न्यू ईयर है वो कब आता है, वो है 1 अप्रैल को, ठीक है। और एंड कब हो जाता है, ये एंड हो जाता है 31 मार्च को। तो ये शिवम जो है एक उत्पादक है, ठीक है। इसके पास जो है 1 अप्रैल को इसके पास जो है मान लीजिए 5 मशीनें थी, 5 मशीन, ठीक है। और हुआ क्या, 5 मशीनों के साथ इसने शुरुआत करी और हुआ क्या, 31 मार्च तक आते आते
इसके पास कितनी मशीनें हो गई, इसके पास जो है मशीनें हो गई 8 मशीनें हो गई इसके पास साल के अंत में। साल ओपनिंग में कितनी मशीनें थी इसके पास, ओपनिंग में इसके पास मशीन थी 5 और क्लोजिंग में कितनी हो गई, क्लोजिंग में हो गई 8। कितनी मशीन की इंक्रीमेंट हो गई इसके पास, इसके पास मशीन की जो इंक्रीमेंट हो गई वो हो गई 3 मशीन की, 3 मशीन की इसके पास इंक्रीमेंट हो गई। तो ये जो 3 मशीन की इसके पास इंक्रीमेंट हुई है इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे पूंजी निर्माण, या आप इसको जो है स्थिर निवेश के नाम से भी, स्थिर निवेश के नाम से भी जान सकते हो कि भाई इसको जो है स्थिर निवेश, इसको जो है स्थिर निवेश कहते हैं। अच्छा ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि जो डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो 20% है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो 20% है। तो जो निवेश होता है वो 2 तरीके का हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हर साल 20% जो मशीन है ना उसकी वैल्यू में कमी आएगी। डेप्रिसिएशन मैंने आपको क्या बोला, डेप्रिसिएशन क्या है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, स्थिर परिसंपत्ति के मूल्य कमी आना, स्थिर परिसंपत्ति के मूल्य में कमी आना क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है, मूल्यह्रास। तो अभी मुझे ये जो 3 दिख रहा है, ये 3 क्या है, ये जो निवेश होता है या पूंजी निर्माण जो होता है ये 2 तरीके का होता है। एक तो होता है सकल और एक होता है शुद्ध। एक तो होता है सकल और एक होता है शुद्ध, या इसको जो है निवल भी कहते हैं, निवल भी आप कह सकते हो या शुद्ध भी आप कह सकते हो। तो जो सकल वृद्धि मेरे को दिखने के लिए, सकल निवेश जो है वो कितना है, वो है 3 मशीन का, 3 मशीन का। मुझे तो 3 दिख रहा है, लेकिन मैंने अब बोला, मैंने यहाँ पे मान लिया, मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो कितना है, 20% है। ठीक है, मतलब कि हर साल मेरी मशीन की 20% में कमी आएगी। तो ये किस पे लगेगा ये परसेंटेज, ओपनिंग पे लगाना है ये परसेंटेज आपको। साल के शुरू में हमारे पास जितनी भी मशीनें थी, तो जब मैं 5 का स्थिर परिसंपत्ति बढ़ने को पूंजी निर्माण, हाँ स्थिर परिसंपत्ति बढ़ने को पूंजी निर्माण कहेंगे। अब मैं जब 5 का 20% निकालूंगा तो कितना आएगा, 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ये सब कट गया, ये आ गया एक मशीन आ गया ये। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हर साल जैसे जैसे मैं मशीनों को यूज़ करूँगा हर साल एक मशीन जो है वो ख़राब होगी ही होगी, मतलब जितनी कमी आएगी वो कमी एक मशीन के बराबर है। तो मेरे को सकल निवेश जो दिख रहा है वो तो 3 मशीन का है, लेकिन अगर मैं शुद्ध निवेश की बात करूं कि एक्चुअल में कितनी इंक्रीमेंट हुई है, भाई 3 तो बढ़ गई, लेकिन भाई एक तो ख़राब हो गई ना, एक तो ख़राब भी तो हो गई एक साल बाद 5 से 8 मशीन तो हो गई, 3 मशीन की वृद्धि मुझे तो दिख रही है, लेकिन एक तो ख़राब हो गई। तो एक्चुअल में कितनी बढ़ी, एक्चुअल में जो बढ़ी वो है 3 - 1 = 2। एक्चुअल में तो केवल 2 ही मशीन की वृद्धि हुई है आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो ये क्या है, ये है शुद्ध निवेश। कहने का तात्पर्य ये है कि जो सकल होता है ना, सकल निवेश जो होता है उसके अंदर मूल्यह्रास सम्मिलित होता है। सकल निवेश का जो फॉर्मूला होता है ये होता है शुद्ध निवेश, ये होता है शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया सकल निवेश 3 है, कैसे आया ये, 2 मशीन और 1 मशीन खराब वाली, ये आ गया सकल निवेश। लेकिन जो शुद्ध निवेश होता है उसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होता। कोई भी चीज़ जब शुद्ध निवेश कैसे निकलेगा, ये मूल्यह्रास प्लस का है तो इसको मैं इधर माइनस कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3 - 1 = 2। तो एक्चुअल में जो इंक्रीमेंट मुझे देखने के लिए मिल रही है, शुद्ध निवेश मुझे जो देखने के लिए मिल रहा है
वो है 2 मशीन का। सकल में डेप्रीसिएशन इंक्लूड होता है और शुद्ध में डेप्रीसिएशन इंक्लूड नहीं होता। इस बात को गांठ बांध लेनी है, दिमाग में फिट कर लेनी है, क्योंकि ये बात आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सकल निवेश को स्थिर निवेश भी कहते हैं क्या? भाई सकल निवेश को स्थिर निवेश नहीं कहते हैं। ये देखो मैंने क्या बोला आपको, हम मुद्दे का नाम है निवेश या पूंजी निर्माण। मैंने आपको ये बोला कि भाई पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को पूंजी निर्माण कहते हैं, या पूंजीगत वस्तुओं में वृद्धि को पूंजी निर्माण कहते हैं। मैंने बोला शिवम एक उत्पादक है, 1 अप्रैल में उसके पास जो है हैप्पी न्यू ईयर पे उसके पास 5 मशीनें थी, और जब साल का अंत होने वाला है तो उसके पास 8 मशीनें हैं। तो कितनी मशीन की वृद्धि हो रही है? 3 मशीन की वृद्धि हमको यहाँ देखने के लिए मिल रही है। तो ये 3 मशीन की वृद्धि हुई है, ये पूंजी निर्माण है और ये स्थिर निवेश है। ठीक है, ये स्थिर निवेश है, 3 मशीनों की जो वृद्धि हुई। अब मैंने यहाँ पे माना डेप्रीसिएशन 20% का है, तो डेप्रीसिएशन किस पे लगता है? ओपनिंग वैल्यू पे। ओपनिंग में हमारे पास जितनी भी मशीनें थी, तो जब मैंने 5 का 20% निकाला तो ये 1 मशीन आया। तो मुझे मशीन में कितनी वृद्धि दिख रही है? अभी 3 वृद्धि। लेकिन भाई ये 1 साल बाद कितनी वृद्धि दिख रही है? 3 मशीन की। लेकिन डेप्रीसिएशन है 1 मशीन का, 20% इज इक्वल टू 1 मशीन। 1 मशीन हमारी ख़राब हो जाएगी। तो मैंने बोला इस निवेश को हम 2 पे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक होता है बिफोर डेप, एक होता है आफ्टर डेप। सकल जो होता है उसके अंदर मूल्यह्रास शब्द होता है। तो ये जो 3 मशीन मेरे को दिखाई दे रही हैं इसमें डेप्रीसिएशन इंक्लूड है, इसमें मूल्यह्रास घटा हुआ नहीं है। मुझे तो दिख रही है 3 मशीनों की वृद्धि हो गई, लेकिन अगर मैं एक्चुअल में देखूं 1 मशीन खराब भी तो हो गई ना। तो खराब होने के बाद कितनी वृद्धि हो रही है? 3 - 1 इज इक्वल टू 2 मशीन। तो ये हो गया आपका शुद्ध निवेश। सकल में डेप्रीसिएशन इंक्लूड होता है, शुद्ध में डेप्रीसिएशन इंक्लूड नहीं होता। इस बात को गांठ बांध लीजिए, ये बात बहुत आगे जो है काम आने वाली है। अब बात करते हैं कि भाई निवेश के जो घटक होते हैं वो होते हैं। निवेश के 2 घटक होते हैं, एक जो होता है उसको कहते हैं स्थिर निवेश, और दूसरा जो होता है इसको हम कहते हैं माल सूची निवेश। अब ज़रा ये कॉन्सेप्ट समझिए, ये कॉन्सेप्ट क्या है। ये जो कॉन्सेप्ट है स्थिर निवेश, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि भाई मान लीजिए 1 अप्रैल को इसके पास 5 मशीनें थी, और भाई 31 मार्च को क्या हुआ? 31 मार्च को जो है कितनी मशीनें हो गई? 8 मशीनें हो गई। तो कितनी मशीन में वृद्धि हो गई? 3 मशीन में वृद्धि हो गई। यही 3 मशीन में वृद्धि क्या कहलाती है? स्थिर निवेश या पूंजी निर्माण कहलाती है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये माल सूची क्या होता है? माल सूची निवेश क्या होता है? आपको बेटा ध्यान रखना है, ये माल सूची निवेश या इसको हम जो है माल सूची निवेश या स्टॉक में परिवर्तन, ये जो है ये एक ही चीज़ होती है। ठीक है, माल सूची निवेश या स्टॉक में परिवर्तन, ये एक ही चीज़ है, ये इसी का ही नाम है। तो कभी कभार न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो है माल सूची निवेश लिख के आ जाता है। ठीक है, और वैसे तो मोस्टली में स्टॉक में परिवर्तन ही लिख के आता है, लेकिन कभी कभार माल सूची लिख के आ जाता है तो वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है ये कौन से वाला माल है। ठीक है, तो माल वो वाला माल नहीं है हमारा वाला। ठीक है, ये जो माल सूची निवेश है इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। माल का मतलब क्या होता है? जो उत्पादक होता है वो क्या करता है? वो वस्तु बनाता है। ठीक है, तो उसके पास एक टाइम पे 3 तरीके का माल होता है। कौन कौन सा? जैसे कि सबसे पहला जो होता है ये होता है कच्चा माल। कच्चा माल का मतलब रॉ मटेरियल, मतलब कि जो बिल्कुल अभी आया है। दूसरा जो होता है इसको हम कहते हैं अर्ध तैयार माल। अर्ध तैयार का माल का मतलब जो भाई ना तो अब रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से आगे बढ़ चुका है लेकिन तैयार भी नहीं है, बीच में फंसा हुआ है। और तीसरा जो होता है इसको वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। ठीक है, WI। हाँ जी। और तीसरा जो होता है ये होता है तैयार माल। तैयार माल मतलब फिनिश गुड्स या फाइनल गुड्स।
तो एक उत्पाद के पास एक सर्टेन टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पे तीनों तरीके का माल अवेलेबल होता है। तीनों तरीके का, भाई आप किसी भी उत्पादक के पास जाओगे तो कुछ रॉ मटेरियल होगा उसके पास, कुछ माल बीच में फंसा हुआ होगा, काम चल रहा होगा, कुछ तैयार माल होगा, सिंपल सी बात है। तो इन तीनों कहते हैं, इन तीनों को कहते हैं माल सूची। क्या कहते हैं इन तीनों को? इन तीनों को कहते हैं माल सूची। अभी माल सूची बोला मैंने, माल सूची निवेश नहीं बोला अभी मैंने। तो होता क्या है, मान लीजिए 1 अप्रैल को अगर एक उत्पादक के पास 2 लाख रुपए की माल सूची है, 2 लाख रुपए की माल सूची है, मतलब कि इन तीनों का मिला के रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स 2 लाख रुपए की है इनकी वैल्यू, और 31 मार्च को इसकी वैल्यू 5 लाख है। माल सूची जो है वो 5 लाख की है 31 मार्च को। तो अगर मैं स्टॉक में परिवर्तन निकालूं, अगर मैं स्टॉक में परिवर्तन निकालूं या मैं जो है माल सूची निवेश अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा? तो आएगा 5 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 3 लाख। ये हो जाएगा आपका माल सूची निवेश। कहने का तात्पर्य ये है कि उत्पादक के पास एक पर्टिकुलर टाइम पे तीनों टाइप का माल होता है। समय के साथ साथ इसमें चेंज आता रहता है, ओपनिंग में कुछ और होता है, क्लोजिंग में कुछ और होता है। तो अगर हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, तो इसका जो फॉर्मूला जो होता है परिवर्तन का, मैंने क्या अंतिम में से प्रारंभिक को मैंने माइनस कर दिया। तो ये आपका यहाँ से फॉर्मूला जो है स्टॉक में परिवर्तन, ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, आगे इसका यूज़ होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। जब हम अंतिम में से प्रारंभिक को जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो निकल के आता है स्टॉक में परिवर्तन, या उसको जो है हम माल सूची निवेश के नाम से हम उसको जो है जानते हैं। चल जा भाई, 1 मिनट रुकिए ज़रा। तो इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। स्टॉक में परिवर्तन जो है वो होता है अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। ये आगे ये जैसे हमने वहाँ ध्यान रखना है, ये आपको हो गया अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक। भाई क्या दिक्कत हो गई, रुको ज़रा, इसका हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्टॉक में परिवर्तन इज इक्वल टू, अरे हो जाए यार, स्टॉक में परिवर्तन इज इक्वल टू अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। तो ये जो सूत्र है ये हमारा बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। कहाँ पे? जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे। और आपको ध्यान रखना, इसी को ही क्या कहते हैं, इसी को ही माल सूची निवेश जो है इसी को ही कहते हैं। तो एक तो यहाँ से निकल आया है, और एक और जो बताया कि भाई सकल में मूल्यह्रास शामिल होता है और शुद्ध में मूल्यह्रास शामिल नहीं होता, और शुद्ध को ही निवल कहते हैं। इस बात को आपको जो है गांठ बांध लेनी है। अच्छा, अब एक छोटी सी बकवास और आपको सुननी है, फिर आपका जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी के अंदर, स्टॉक के अंदर ही हमें 2 कॉन्सेप्ट ज़रा और समझने हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, उसको हम कहते हैं प्रारंभिक स्टॉक में कच्चा माल और अर्ध तैयार माल शामिल होगा ना। नहीं, प्रारंभिक तीनों चीज़ों का ओपनिंग और तीनों चीज क्लोजिंग, ये तीनों ही चीज़ों का 1 अप्रैल को मेरा माल सूची है, तो प्रोग्रेस हो, ठीक है, चाहे वो फिनिश गुड्स हो, तीनों का ओपनिंग और तीनों का ही क्लोजिंग, ये हम बात कर रहे हैं। केवल उसका रॉ मटेरियल या उसका नहीं है, क्या नाम है तुम्हारा, गरिमा, तीनों का ओपनिंग और तीनों का जो है
तीनों का ओपनिंग और तीनों का क्लोजिंग की हम जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब यहीं पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है स्टॉक से रिलेटेड। यहाँ पे स्टॉक के अंदर दो कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कहते हैं नियोजित माल सूची, नियोजित माल सूची, नियोजित माल सूची। और दूसरा जो होता है इसको कहते हैं अनियोजित माल सूची, अनियोजित माल सूची। अब ये क्या होता है ये ज़रा समझ लीजिए। नियोजित और अनियोजित का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। नियोजित की अगर हम बात करते हैं तो नियोजित का मतलब होता है प्लान, प्लान। और अनियोजित की अगर हम बात करते हैं तो इसको कहते हैं अनप्लान। तो भाई ये प्लान क्या होता है और ये अनप्लान क्या होता है, इसको ज़रा समझिए। प्लान और अनप्लान का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए एक उत्पादक है जिसका नाम सुमित है, ठीक है, और वॉशिंग मशीन का जो है हमारा काम है। तो प्लान का मतलब ये है, ये सोच रहा है कि भाई बाज़ार के अंदर ना वॉशिंग मशीन की जो मांग है वो होने वाली है 100 वॉशिंग मशीन जो है वो बिक जाएगी, और मैं अपना लाभ जो है मैक्सिमम कर लूँगा अगर मेरे पास 100 वॉशिंग मशीन हुई, इतनी डिमांड तो होगी ही होगी। तो इसने जो है उत्पादन कर लिया 100 मशीनों का, 100 मशीन वॉशिंग मशीन अपने पास बना के रख ली। तो ये क्या है, ये है प्लान। क्यों भाई, जो इसने सोच समझ के करा है, खुद इनने देखा कि भाई मेरा काम है वॉशिंग मशीन का, ठीक है, और अब जो है भाई गर्मियाँ आ रही हैं या सर्दियाँ आ रही हैं, वॉशिंग मशीन जो है बहुत ज़्यादा बिकेगी और इतनी डिमांड होने वाली है और बढ़िया प्रॉफिट होगा, अंधा पैसा कमाऊँगा और फिर तो नोटों की बारिश होगी, बारिश। तो इनने क्या करा, 100 उत्पादन कर ली और अपने पास स्टॉक जमा करके रख लिया 100 मशीनों का। तो ये इसने प्लान करके किया है, सोच समझ के किया है ये इसने। जो स्टॉक जो है उत्पादक अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए अपने पास रखते हैं, लाभ को अधिकतम करने के लिए अपने पास जो स्टॉक रखते हैं। इनने 100 वॉशिंग मशीन बना के रख ली कि भाई इतनी डिमांड तो होगी तब जाके मेरे को बढ़िया प्रॉफिट होगा। तो ये तो प्लान है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि मांग हुई 80 की केवल, और उत्पादन कितने का होए भाई, उत्पादन होए भाई 100 का। तो 20 मशीन जो है वो बिना बिके रह जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, ये जो 20 मशीन बिना बिके रह गई, इसको कहते हैं अवांछित स्टॉक। क्या कहते हैं इसको कहते हैं अवांछित स्टॉक। अवांछित स्टॉक का मतलब क्या होता है, अवांछित स्टॉक का मतलब ये होता है कि जो इसने सोचा नहीं था। ये तो सोच रहा था 100 वॉशिंग मशीन बिक जाएगी, लेकिन बिकी कितनी, केवल 80। 20 मशीन बिना बिके रह गई और इसके पास 20 मशीन का स्टॉक इसके पास जमा हो गया और इसका 20 मशीन में कॉस्टिंग लगी हुई है, पैसा फंसा हुआ है। जब तक ये बिकेगी नहीं तब तक जो है भाई इसका पैसा रिकवर्ड नहीं होगा। तो इसको कहते हैं अवांछित स्टॉक, अनवांटेड स्टॉक आप इसको कह सकते हो। क्या कहते हैं केशव, अनवांटेड स्टॉक, जो उत्पादक ने सोचा नहीं था, जिसकी प्लानिंग ही नहीं की थी, और वो स्टॉक अगर आपके पास जमा हो जाए तो उसको जो है अनवांटेड स्टॉक या अनप्लान स्टॉक के नाम से जानते हैं। तो ये भी कई बारी एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है। बाकी हम जो है स्टॉक क्या होता है, प्रवाह क्या होता है, आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको चक्रीय प्रवाह कहते हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें फर्स्ट के अंदर जो थी ये आप जो है पूरा का पूरा पढ़ चुके हो। आई होप आपके मस्तिष्क के अंदर जो है कुछ ना कुछ मुद्दा अवश्य गया होगा। इतनी बकवास में से अगर किसी को कुछ पूछना है तो ये बताइए, जितने भी नए हैं, पुराने हैं, मीडिएटर हैं, जिसको भी कुछ समझ ना आए हो।